हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों की सीयूईटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैंने आप सबको पीवाईक्यू भेजे थे, अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का और बीएसटी का। उम्मीद है आपने क्लास तीनों बना लिए होंगे। मैंने अकाउंट्स का वीडियो सॉल्यूशन डाल दिया है क्लास। आज मैं बीएसटी का वीडियो सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। कल मैं इको का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो डाल दूंगा। उम्मीद है आप लोगों ने बना लिया और एक एक करके आते हैं, अच्छे से क्लास क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न था, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस हिसाब से क्लास अपनी हम 2023 की तैयारी अच्छे से कर सके। तो आओ स्टार्ट करते हैं। एक करे क्लास सारे के सारे मोस्ट क्लास तरीके से इन क्वेश्चंस को आप समझ लो, मोस्ट इंपोर्टेंट ही समझ लो, बिकॉज ये पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आपको लेवल का अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहला, डैश इज द मैनेजरियल फंक्शन दैट मॉनिटर्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। मेरी बात ध्यान समझना क्लास, जब भी काम होता है उसको मॉनिटर करने का जो काम है वो कंट्रोलिंग का होता है। कंट्रोलिंग क्लास मॉनिटर करता है कि काम जो हो रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर कोई डेविएशन है क्लास, उस डेविएशन को ढूंढा जाता है, ठीक करने के लिए क्लास काम किया आता है। तो सही कौन सा फंक्शन है क्लास? कंट्रोलिंग का। डैश इज द साइंटिफिक टेक्निक, ध्यान समझना, ये टेक्निक की बात कर रहा है, थ्रू विच एफडब्ल्यू टेलर डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन। मेरी बात ध्यान समझना, असेंबली लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो टेलर ने क्लास दिया था मेथड स्टडी से, कि सबसे पहले अलग अलग मेथड देखो, फिर जो भी बेस्ट मेथड हो उसको क्लास सब पे इंप्लीमेंट कर दो। तो ये टेलर ने मेथड स्टडी के अंदर कहा था। ठीक है। थर्ड, रेट ऑफ, आप मुझे लास्ट में स्कोर जरूर बताना, हर सही क्वेश्चन के +5, हर गलत क्वेश्चन के -1, और जिसको आपने छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं किया क्लास, उसको आपने 0 देना है, ना प्लस ना माइनस। और आपको 50 में से ओनली 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। उम्मीद है आपने क्लास 40 ही किए होंगे। जो 10 आपको नहीं आए वो वीडियो से सीख लो, ताकि कल को अगर उन 10 में से कोई क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप उसको बना सको। ठीक है। थर्ड, रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, पब्लिक डेट, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट आर द कंपोनेंट ऑफ, कौन सा डायमेंशन है क्लास? बहुत सिंपल है, इकोनॉमिक डायमेंशन। ओके। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट डज नॉट रेफर टू द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर नहीं है? आपको बताओ क्लास। डायनामिक इन नेचर, इनोवेटिव, टोटल एक्सटर्नलिटीज, फैक्टर्स और स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, कौन सा नहीं है ये पूछा गया है क्लास। तो बी जो है वो क्लास नहीं है, इनोवेटिव, ऐसा कोई फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर नहीं है। अब तुम देखो, तुम तैयारी किस लेवल की कर रहे हो, पेपर किस लेवल का आ रहा है, और तुम्हें पेपर आसान लगा, हार्ड लगा, मीडियम लगा, मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तुम बहुत घबराते हो, पेपर बहुत नॉर्मल आता है। ये पेपर सोचो, इस पेपर से पहले बच्चे कितना टेंशन ले रहे होंगे, कैसा आएगा बीएससी का पेपर सर, कैसा आएगा, कैसा आया, बहुत ईजी है। आई नो इस बार पेपर का लेवल थोड़ा अप हो सकता है, पर थोड़ा अप होगा भी, तो ये तो बहुत आसान है, तो वो आसान होगा या एवरेज होगा। ठीक है, चिंता नहीं करो, मैं आपको पूरी प्रिपरेशन करा के छोड़ूंगा ताकि पेपर आपको आसान लगे। पिछले साल भी कराया था और क्लास इस साल भी कराऊंगा। मिस्टर राज is the MD of the wristwatch company, has systematically divided the work among the department to ensure clarity in the thought of action, so work carried smoothly without any interruption. Identify the importance of planning. तो ये प्लानिंग का क्लास कौन सा इंपॉर्टेंस पूछा गया है? तो को हर किसी इंसान के अपने दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम्हारा काम क्या क्या है, ताकि ओवरलैपिंग ना हो, वेस्टफुल एक्टिविटी ना हो। तो इसके लिए क्लास क्या है? प्लानिंग, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। इसमें क्लास सबको बता दिया भाई, सबको क्लियर है तुम्हारा काम क्या क्या है। ओवरलैपिंग क्यों होगा? जब हर किसी को अपना काम पता है तो उसमें ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होंगी। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, डिवीजन ऑफ वर्क इज की फंक्शन will include production, purchase, marketing, accounts, personnel. These department may be further divided into sections. Which type of structure? तो ये कौन सा स्ट्रक्चर क्लास? फंक्शन के अकॉर्डिंग काम को बांट रहे हैं, तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। ठीक है। 7, it is defined as the framework within which organizational and operational task is performed. वो framework को क्या कहा जाता है? Identify the framework within which managerial and operational task is performed. तो उस framework क्या बोलते हैं क्लास? Organizational structure. ध्यान रखना, span of management नहीं होता, वो होता है क्लास organizational structure. Vasu is a hardworking employee in an organization. He has been working as junior clerk for the 5 years. As Srinath, the senior clerk, retired to expected to fill the vacant position, but instead of vertically shifting the Vasu, the company appointed Raman as a senior clerk through the placement agency. भाई सुनो मेरी बात, वासु को प्रमोशन नहीं दिया, वासु की जगह कोई जगह खाली हुई, वासु को लगा कि भैया उसकी जॉब लगेगी, वासु को परमिशन नहीं दिया, वासु की जगह कि बाहर से किसी को बुला लिया, तो वासु को डीमोटिवेट लगा। तो कौन सा लिमिटेशन है? डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। अगर आप कंपनी के बाहर से बंदों को लेते हो तो एग्जिस्टिंग स्टाफ को
को दुख होगा, बोलेगा भैया हमारा प्रमोशन नहीं किया, बाहर से बंदे को ले लिया। 9, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग। तो क्लास कंट्रोलिंग क्या होता है? दोनों होता है, बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग। इन अ बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट द रेंज ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज डिसाइडेड। देखो जब भी रेंज डिसाइड होता है वो किसके अंदर होता है? MBE के अंदर। एनी डेविएशन गोज बियॉन्ड द परमिशन लिमिट ऑफ डिफेक्ट इज टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ सुपरवाइजर। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं क्लास मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, जहां पे एक रेंज डिसाइड कर दी जाती है। तो 10th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। 11, Which of the following is not a limitation of controlling? कौन सा कंट्रोलिंग का लिमिटेशन नहीं है? कंट्रोलिंग डिफिकल्टी सेटिंग ऑफ क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। क्लास मुझे बताओ, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन कोई लिमिटेशन थोड़ी हो सकता है यार। ऑर्डर डिसिप्लिन मेंटेन करना, हाउ इट कैन बी अ लिमिटेशन ऑफ एनी फंक्शन? ऑर्डर डिसिप्लिन मेंटेन करना तो अच्छी बात है, वो लिमिटेशन कैसे हो गया? क्वांटिटेटिव, कई बार ना हम लोग जो है एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, जो ऑप्शन गलत होते हैं उसे काटते चले जाते हैं। हमें चारों नहीं पता, पर पता यार ये सही नहीं है, ये नहीं पता, पर हमको पता ये गलत है, ये नहीं हो सकता, तो उसे हटा दो, फिर जो बचेगा क्लास वही आंसर होगा। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड शुड बी सेट इन द सेट दैट इट इज इजियर टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। आइडेंटिफाई द फंक्शन। क्लास ये कौन सा फंक्शन की बात कर रहा है मुझे बताओ? एक्चुअल स्टैंडर्ड्स को प्लान स्टैंडर्ड से क्लास कंपेयर करना और देखना क्लास की डेविएशन क्या है, उसको ठीक भी करना। तो ये कौन से फंक्शन की बात कर रहा है क्लास? कंट्रोलिंग की बात। 13, The cost is the process of raising fund through equity. इक्विटी शेयर से जो फंड रेज करते हैं उस पर जो कॉस्ट आता है, शेयर इशूइंग एक्सपेंस, क्या होता है? उसे फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। अ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंपैरेटिवली नीड, अच्छा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज कंपैरेटिवली नीड मोर और लेस, ये जाहिर सी बात है क्लास, मोर लेस मॉडरेट क्या? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। देखो यार मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा चाहिए, तो ट्रेड वालों को क्या चाहिए? लेस, यानी कि ए। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि लेसर उनको फिक्स कैपिटल की जरूरत है। Rajat is planning to break up of his finance to know the amount of capital that will be utilized to purchase the fixed asset and current asset। बेटा ये कौन से डिसीजन के अंदर आता है कि आपको कितना फिक्स असेट कितना करंट असेट चाहिए? ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है क्लास। आपको कितने असेट चाहिए, कितना फिक्स असेट, कितना? आपको मेरी बात का यकीन नहीं है, अपनी बुक उठाओ, अभी वीडियो पॉज करो, अपनी बुक उठाओ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर पढ़ के देखो, अगर NCERT है क्लियरली मेंशन होगा। अदरवाइज क्लास जो मैंने अपने नोट्स में भी क्लासेस को ऐसे ही करा रखा है, फिक्स असेट कितना चाहिए, करंट असेट कितना चाहिए, उसके लिए क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। डेट नॉर्मली डज नॉट कॉज, उधार अगर हम इशू करते हैं तो फायदा क्या होता है? नुकसान तो ये हमको ब्याज देना पड़ेगा, कमाए चाहे ना कमाए, प्रॉफिट हो ना हो, ज्यादा प्रॉफिट हो कम प्रॉफिट हो, हमें इंटरेस्ट पे ही करना पड़ेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। डेट नॉर्मली डज नॉट कॉज, लेकिन इससे फायदा क्या होता है क्लास? शेयर्स जो है सॉरी कंट्रोल हमारा कम नहीं होता, बिकॉज हमने डिवेंचर इशू किया। शेयर इशू करते हैं तो कंट्रोल रिड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पे डिवेंचर इशू करेंगे क्लास। डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल डज नॉट कॉज अ डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल। डायल्यूशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, डायल्यूशन मतलब रिड्यूस कर देना, एक तरीके से बांट देना। डायल्यूशन ऑफ इक्विटी, तो यहाँ पे नॉट कॉज, तो मेन आंसर जो है, भले किसी को DB करेक्ट लग रहा हो, लेकिन जो करेक्ट आंसर है इसके अंदर वो है क्लास ए, डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल बिल्कुल भी आपका छिड़ता नहीं है, बिकॉज आपने उधार लिया है, तो जिनसे उधार लिया है उनका हमारे बिजनेस पे कोई भी कंट्रोल किसी प्रकार का भी नहीं है। रोहित हैज 500 शेयर्स ऑफ रुचि सोया लिमिटेड। रुचि सोया फर्दर इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफर टू रोहित टू बाय 1 मोर शेयर फॉर एवरी 5। हर 5 को 1 शेयर दिया जाता है। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन, को बोलते हैं क्लास राइट इशू, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट दिया जाता है कि हम आपको 1 शेयर देंगे 5 के बदले, तो इसको क्या बोलते हैं? राइट इशू। उनको अधिकार दिया जाता है। शेयर जब भी इशू किया जाता है कंपलसरी कि अपने एग्जिस्टिंग होल्डर से पहले पूछो, अगर वो सब्सक्राइब करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आप क्लास बाहर के लिए इशू करोगे। 18 बेनिफिशियल ओनर अकाउंट विथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग। क्लास इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? डीमैट अकाउंट। शेयर्स को होल्ड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए डीमैट अकाउंट, सेम डे पे ट्रेडिंग करने के लिए क्लास ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। बट ये इसका आंसर क्या होगा? डीमैट अकाउंट। यानी 18 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। कम टू 19 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट आइडेंटिफाई हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाइल अ कंप्लेन। कौन कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता? इसने फ्री में सामान लिया होगा वो कंप्लेन फाइल नहीं कर पाएगा। जो विदाउट यूज के, विदाउट अप्रूवल ऑफ हायरर या
क्लास बायर उसके उनका सामान इस्तेमाल कर रहा है या कमर्शियल पर्पस के लिए आपने लिया है, तो आप कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। जैसे एक दुकानदार कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता, मैं ग्राहक हूं, मैं कंप्लेन फाइल कर सकता हूं। एनी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये भी कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी। एक या एक से ज्यादा कस्टमर बहुत सारे कस्टमर के बिहाफ में आम जनता की भलाई के लिए कर सकते हैं। अ पर्सन हु अवेल एनी सर्विसेज एनी कमर्शियल पर्पस, तो क्लास कमर्शियल पर्पस पे आप नहीं कर सकते, 19 का डी ऑप्शन। 20 मोहिनी वेंट टू अ शॉपकीपर टू बाय हेयर ऑयल, द शॉपकीपर फोर्स हर टू बाय पर्टिकुलर ब्रांड। कितना आसान क्वेश्चन है, जबरदस्ती मोहिनी को चिपका रहा है, भाई तू ये ले ले, भाई तू ये ले ले। नहीं लेगी यार, वो क्या कर लोगे, उसको नहीं चाहिए प्रोडक्ट वो, यानी उसके क्या अधिकार है। बोलेगी मोहिनी, बोलेगी भैया सुनील सर ने सिखा रखा है मुझे, राइट टू चॉइस है, मेरा अधिकार है, जो मुझे ठीक लगेगा मैं खरीदूंगी। आप कौन होते मुझे फोर्स करने वाले, आप मुझे फोर्स मत करो, जो मेरा अधिकार है, मेरे को जो पसंद आएगा मैं वो खरीदूंगी। आईएसआई मार्क किसके लिए होता है क्लास, आईएसआई मार्क किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए ना, तो किसके लिए, इलेक्ट्रिक गुड्स के लिए। नेक्स्ट है इफ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द आइडिया ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग इज अवेलेबल इज नोन एज, ठीक है, फिजिबिलिटी एनालिसिस। तो देखो यार कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको एक दो जो शायद आपने 12th में कभी डिस्कस नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था वो। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, यू कैन स्किप दैट, ठीक है। बट यहाँ पे अगर तुमको मतलब वैसे तो 50 में से सिर्फ 40 करने हैं, तो अगर दो क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप के आ भी गए तो आप छोड़ सकते हो उसको, उसके लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी आप करना चाहो तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, इफ अ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द आइडिया ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग इज अवेलेबल, आइडिया प्रोडक्ट ऑफरिंग इज अवेलेबल, टेक्नोलॉजी मिल गया तो उससे प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे, तो ये कौन सा है, तो टेक्निकल फिजिबिलिटी एनालिसिस है, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। 23 एज द वॉल्यूम ऑफ एडवर्टाइजिंग गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपेंडेड, अगर एडवर्टाइजमेंट का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा आप करोगे, बहुत ज़्यादा, then difficult to make advertising message heard by the target prospectus, तो शायद आप टारगेट प्रोस्पेक्टस तक सही से पहुंच ना पाओ, यानी कि आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाएगी। और यही पूछा है क्लास, दैट विल अफेक्ट द सोशल वैल्यूज प्रेफरेंस इफेक्टिवनेस, तो सही आंसर क्या है क्लास, इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी रिकग्नाइज बट कैन नॉट बी अटरेबल, अटरेबल मतलब बोला जा सके, ठीक है, आप पहचान सकते हो लेकिन आप बोल नहीं सकते, उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो वो क्या है क्लास, ब्रांड मार्क, जिसको बोला नहीं जा सकता, मतलब कि वो अटरेबल, जो अनअटरेबल है, देखा पहचाना जा सकता है। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑब्जेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्शन कौन सा सही नहीं है, कंफ्यूज करता है रेदर देन हेल, ये तो करेक्ट है क्लास। वेरी इकोनॉमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, देखो यार ये चीज जो है क्रिटिसिज्म में नहीं है क्लास, इकोनॉमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा आता है, महंगा लगता है। हाँ अगर पर पर्सन देखा जाए, अगर कॉस्ट जो आती है वो इकोनॉमिकल है, बट नॉर्मली ये क्लास बी ही करेक्ट आंसर है। और देखते हैं, एडवर्टाइजिंग डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सुपीरियर और इन्फीरियर गुड, इन किसी डुबिसियस गुड्स को भी बेच देता है ऐड करके, कोई डिफरेंस नहीं समझता। एडवर्टाइजिंग अंडरमाइन द सोशल वैल्यू एंड प्रमोट मेटलिज्म, मेटलिज्म को प्रमोट करता है, ये भी ठीक है। तो ए सी डी ठीक है, बी जो है स्टेटमेंट क्लास नॉट ट्रू है, ऑब्जेक्शन टू एडवर्टाइजिंग। The Economic Survey 2019 suggests that the physiological studies can be used in the realm of tax compliance, ठीक है। It is in the favor of using religious norms such as dying debt in a sin. Dying debt in a sin का मतलब क्या होता है क्लास, dying debt is, हाँ dying debt is a sin, sin का मतलब होता है पाप, sins मतलब होता है क्लास पाप, और dying मतलब मर जाना, सीधी सी बात है। कर्जा अगर आपके ऊपर है, ठीक है, डाइंग डेट इज अ सिन, अगर तुम्हारे पास कर्जा है तो भैया कहीं ना कहीं क्लास वो पाप है, तो तुम कहीं ना कहीं कर्जे के साथ तो मरना जो है वो पाप ही है। मैंने बहुत सारा कर्जा ले लिया, मर गया, तो ये तो पाप ही है ना, ऐसा ऐसा कहा गया है टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस, ताकि लोग टैक्स जो है टाइम पे जमा करें और सही जमा करें। आइडेंटिफाई द रिलेटेड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, देखो यार यहाँ पे बात की जा रही है टैक्सेस की, है ना, बात की जा रही है इकोनॉमिक सर्वे की, तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। और जो दूसरा है क्लास वो ऑब्वियसली लोगों का रिलीजियस नॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, और साइकोलॉजिकल स्टडीज भी है इसके अंदर, तो आप इसे कह सकते हो सोशल। तो सोशल इकोनॉमिकल ए बी देखो कहीं है, हाँ इसमें ए बी देखो कहीं है नहीं, तो लेकिन इसमें क्लास बी तो है, तो पक्की बात है बी किस में है, बी इसमें है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्लास ऑप्शन में बी पे टिक करोगे, लेकिन बी के साथ जो है डी, इस पूरे एक सेकंड डी लीगल, तो अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता तो मैं पक्की बात है बी पे ही टिक करता, बट मुझे पर्सनली, आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्लास इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है क्लास की ये चीज़ जो है, हाँ अगर आप देखो कंप्लायंस है, टैक्स कंप्लायंस है, इसको लीगल लेके चलते हो, बट इसमें इकोनॉमिकल भी है, या तो इकोनॉमिकल लीगल और ऐसा कोई ऑप्शन होता, बट इसमें नहीं है। तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं क्लास, आप इसको बी पे टिक करोगे, बट मुझे लगता है कि इसमें इकोनॉमिकल भी है, तो आप मुझे बताओ कमेंट में। मैं होता तो इकोनॉमिकल प्लस सोशल पे टिक करता, अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो।
तो मेरे हिसाब से इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, आप मुझे बताना कमेंट में। बाकी आप फिलहाल जो है बी ऑप्शन लगा सकते हो। प्लानिंग इज डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो ये लाइन क्यों लिखा भाई, इस लाइन की क्या जरूरत लिखने की, सीधा बोलो ना कि सीक्वेंस लिखना है। सारे प्रोसेस अच्छे से लर्न कर लेना क्लास, इनके सीक्वेंस पूछा जा सकता है लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहला क्या होता है क्लास, फॉलो अप लास्ट में आएगा, तो जिसके लास्ट में बी है उस पर टिक कर दो, ए ऑप्शन करेक्ट है क्लास। 27 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि बी फॉलो अप एक्शन लास्ट में आता है। अब आप चेक कर लो, सबसे पहला क्या है, डेवलपिंग प्रेमिसेस। दूसरा क्या है, इससे पहले भी है एक बार, वो लिखा नहीं छोड़ो। अभी इन सब में पहला कौन है, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव, फिर इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव, फिर सिलेक्ट ऑल्टरनेटिव, फिर क्लास आप इंप्लीमेंट भी नहीं छोड़ दो, फिर फॉलो अप। तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अरेंज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। प्रोसेस सबसे पहला क्या होता है क्लास, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन वर्क। सी सबसे पहले कहाँ है, बी, खत्म, और कुछ देखो ही मत। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, स्टाफिंग प्रोसेस। बहुत सिंपल है क्लास स्टाफिंग प्रोसेस, लेकिन सीधा सीधा लिखा नहीं है, कुछ लंबी लंबी कहानियां लिखी हैं, पढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड इन हाउस ट्रेनिंग and offered opportunity for career advancement in long run and advertisement of situation vacant। सबसे पहले यही आता है क्लास, situation vacant का एक ad आपने डाला है डेली न्यूज़पेपर में। फिर selected candidate was introduced to office मिलवाने के लिए। फिर दूसरा है, ये दूसरा आएगा, नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड, कितने लोगों की जरूरत है। फिर सीरियस टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट लेने के बाद सिलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्ट करने के बाद जाके क्लास उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो सबसे पहला है बी, तो कहीं बी, एक सेकंड, हाँ हाँ क्लास, यहाँ पे द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस अवेलेबल, पहले देखो कितनी रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बाद क्लास ऐड डालो ना। पहले ऐड कैसे डाल दोगे, पहले देखोगे ना तुम्हें कितनी रिक्वायरमेंट है, फिर तभी तो ऐड डालोगे ना। मुझे कितने चाहिए मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, तब मैं ऐड डालूंगा। तो इस हिसाब से डी, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन डी। डी के बाद है क्लास बी, तो जहाँ डी के बाद बी है तो ये भी सही है। फिर बी के बाद क्या है क्लास, बी के बाद है ई, तो डी बी ई, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 30, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस। लो, फिर से स्टाफिंग प्रोसेस आ गया। तो सबसे पहले क्लास क्या आएगा इसके अंदर, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, प्रमोशन, करियर प्लानिंग और कॉम्पनसेशन। तो सबसे पहला है क्लास प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, फिर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, चेक करो, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, फिर है ट्रेनिंग डेवलपमेंट, हाँ ट्रेनिंग डेवलपमेंट दूसरे नंबर पे है। उसके बाद क्या होगा क्लास, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, है ना। उसके बाद क्या है क्लास, प्रमोशन, करियर प्लानिंग, फिर है कॉम्पनसेशन। तो 1 2 3 4 5, तो सबसे पहला सी, सी के बाद है बी, सी बी, तो यही है क्लास, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक स्टेप जान लेते हो, कौन से कहाँ किस नंबर पे पहला है आखिरी है, तो भी तुम इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे दोगे, कोई दिक्कत तुम्हें आएगी नहीं। 31, which of the following statement are related to limitations of planning। बहुत सिंपल है, मैंने अमृत आपको याद करवाया है, limitations of planning। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, फ्यूचरिस्टिक कोई लिमिटेशन थोड़ी है। अभी प्लानिंग जो फ्यूचरिस्टिक है कोई लिमिटेशन थोड़ी है, तो बी लिमिटेशन नहीं है। और तो ए है, क्रिएटिविटी वाला भी है, डज नॉट गारंटी सक्सेस भी है, ये भी नहीं है। डिसीजन मेकिंग थोड़ी कोई लिमिटेशन, तो फीचर है ना। ए सी डी चेक करो क्लास, ए सी डी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है क्लास 31 का, ए सी डी, बी ऑप्शन करेक्ट। 32, कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ, ध्यान समझना क्लास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैपिटल मार्केट में क्या क्या आता है, तो डेवलपमेंट बैंक आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है, स्टॉक मार्केट आता है, ट्रेजरी बिल्स, और ये दोनों मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। तो ए बी सी यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 33, which of the following are the external limitations of external source of recruitment। which of the following are the external source of recruitment, बाहर से आप रिक्रूटमेंट करते हो, तो प्रमोशंस जो है और ट्रांसफर छोड़ दो, बाकी सब बाहर से ही होता है। ए सी डी, ए सी डी, ए ऑप्शन 33 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। SEBI is an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of security market। Find out the correct statement about SEBI। SEBI was class established in 12 April 1988। The Act of Parliament governs SEBI is SEBI Act 1994। SEBI does not protect the right of, यार ये क्या बात लिखी है, उल्टा लिखा है। SEBI does not protect, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता SEBI, बताओ जरा। तो ए करेक्ट है, बी गलत है, डी है, SEBI इज सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी। तो ये तो ठीक है ना क्लास, SEBI सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी है, ये ठीक है क्लास। ए और डी, तो ए और डी है ही नहीं कहीं ऑप्शन में। इस लगता है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, ए तो करेक्ट है ही,
बाकी तो गलत है, ये भी गलत है, बी भी गलत है ना, लगता है कोई और ये ई पॉइंट है लगता है। चलो कोई बात नहीं, देख लें क्लास। इस क्वेश्चन मुझे लग रहा है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ए डी है क्या है, ए ई इसमें ही नहीं कहीं। So the correct answer from the following option, SEBI is an interim administrative body to promote orderly and healthy working in security market. SEBI ये तो क्लास ये पॉइंट होगा ई। देख लेना क्लास, कुछ क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, ये देख के कर लेना आप, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ड्रॉबैक ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको ड्रॉबैक बताना है क्लास यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। वाइडर चॉइस, डिससेटिस्फैक्शन, लेंदी प्रोसेस, कॉस्टली और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। बताओ क्लास 35 का क्या होगा, 35 का आंसर बताओ क्या होगा। तो वाइडर चॉइस है, ये कोई लिमिटेशन तो है नहीं। डिससेटिस्फैक्शन है, लेंदी प्रोसेस है ना, और कॉस्टली भी है। तो बी सी डी कहाँ पे है, बी ऑप्शन। 35 का बी ऑप्शन, बी सी डी करेक्ट है। 36 आपको मैच करना है, people and material must be suitable places and appropriate time for maximum efficiency. The principle resemble military organization के लिए unity of command होता है, क्या होता है, unity of command military organization के लिए। बी का फोर्थ देखो क्लास, बी का फोर्थ कहाँ पे, ये रहा बी का फोर्थ। आग बंद करके लगा दो क्लास, जब तुम्हें पक्का पता है बी का फोर्थ है तो ए का सेकंड ही होगा ऑर्डर, उसके बाद सी का फर्स्ट ही होगा पेनल्टी, स्पिरिट डी कॉप्स। ध्यान रखना क्लास, इट विल मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज। सबको जब मिलकर काम करवाओगे तो पेनल्टी कम हो जाएगी, ग्रुप गोल अचीव होगा हमेशा। और डी का जो है क्लास टाइम टू सेटल के लिए क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल वर्कर को टाइम दो ताकि वो सेटल कर जाए, ठीक है। तो इसका हो गया सी। सेटिंग अप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशन में क्या आता है, मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन, ये इसके अंदर आता है। बी का फर्स्ट कहाँ कहाँ पे है, तो ये दो ऑप्शन गलत हो गया। अब ए का देखो क्लास, उसके बाद देखो मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो ये सैंपल चेकिंग है, आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो। सी का सेकंड, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है 37 का। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, राइट। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड, तो डी का थर्ड। रिवील द डेविएशन, कंपैरिजन जब करोगे तो क्या होगा, डेविएशन रिवील होगा, अभी क्या डेविएशन है, क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है 38, मैच द लिस्ट 1 and 2, इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द प्रमोट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या होता है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यानी ए का थर्ड कहाँ पे है, देखो सिंपल सी, कितने सिंपल, आपने ए का थर्ड देखा, सीधे आपने इस पे टिक कर दिया सी ऑप्शन पे, ठीक है। 39 चेक करो क्लास, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शन को सेपरेट कौन करता है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप होता है ना। प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग है, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट अलग है, प्लानिंग के 4 हेड और एग्जीक्यूशन के 4 हेड, तो फर्स्ट का फोर्थ, तो बी ऑप्शन। सीधा इतना देख के ही तुम टाइम बचा सकते हो अपना। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर बीएसटी का टाइम बचा के इस टाइम को अकाउंट्स में यूटिलाइज कर लें, नहीं कर सकते आप। बीएसटी का टाइम अपने टाइम पे ओवर होगा, पहले कर लेते हो तो खाली बैठोगे फिर आप, और कुछ नहीं। मैच द फॉलोइंग, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अब देखो, इट फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रेन्योर सीकिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस। बताओ क्लास क्या होगा इसका, ए का क्या होगा क्लास, मुझे बताओ। इट कंसिस्ट, ये किसके अंदर आता है, न्यू एंटरप्राइज बोला है ना, तो ये आता है क्लास प्राइमरी मार्केट के अंदर। न्यू एंटरप्राइज मतलब प्राइमरी, सी का फर्स्ट, आप चेक करो सी का फर्स्ट है कहीं पे, तो ये रहा सी का फर्स्ट, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। एक कैपिटल मार्केट क्या, इट कंसिस्ट डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, तो अभी देखा था ना क्लास, डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक। सी का एक फर्स्ट का सेकंड, तो सी ऑप्शन करेक्ट है क्लास, फर्स्ट का सेकंड हो गया, सी का फर्स्ट हो गया। मनी मार्केट क्या है क्लास, लो रिस्क अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, तो बी का थर्ड हो गया। सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को हेल्प कौन करता है, सेकेंडरी मार्केट। इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर शेयर्स को बेचा जाता है इसके अंदर ना, वो सेकेंडरी मार्केट है। इस हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट है। आप देखो मैच द फॉलोइंग में कितना सिंपल है, अगर तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग श्योर हो तुम इसका ये है, खत्म बात, फिर तो क्वेश्चन उतना पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। रीड द फॉलोइंग केस स्टडी, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 41 to 50। अब पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू है और केस बेस्ड है। देखते हैं केस क्या है। मिस्टर Murthy is chairman of leading business organization. He grab all possible opportunity and leads to the organization by example and trust. He always motivate his team and introduce a number of motivation scheme like employee are offered shares at lower price than the market price, है ना। employee को ये एक non monetary incentive, monetary incentive है, पता ना कौन सा incentive है, ESOP। Employees are given individual autonomy and reward for performance. Employee recognition, इसके अंदर reward देते हैं, employee recognition. He realized that satisfied and secured employee
can best focus on the organizational success, he ensure hiring competent people for various job. Every employee is required to undergo training. Their job are well defined and regular feedback are provided so that their long term interest is also served. In order to keep an eye on the employee's performance, a strategic decision was introduced that all communication must be recorded and fill in the office. देखो सारे के सारे communication office के अंदर होने चाहिए. He has also devised various way to know the reaction of employee on different policy and decision. As a result, employer highly motivated, goals are achieved and organization is growing. At what level the Mr. Murthy is working? बहुत ही simple. आज की पूरी क्लास का सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है. वो चेयरमैन है. चेयरमैन कौन से लेवल का होता है? टॉप लेवल. ही ग्रैब ऑल द पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड लीड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय एग्जाम. एक बार एनसीईआरटी खोल के देखना क्लास, आपको 42 का आंसर क्लास बहुत आसानी से क्लास मिल जाएगा. इसका ऑप्शन सी है इनिशिएटिव. आप देखो क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर में आपको क्लियरली यही लाइन सेम टू सेम मेंशन मिल जाएगी. ही इंश्योर हायरिंग कॉम्पिटेंट पीपल फॉर वेरियस जॉब विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. देखो यार, हायरिंग अगर कर रहा है तो कौन सा है क्लास? वहां पे स्टाफिंग फंक्शन है. एवरी एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन अंडरगो ट्रेनिंग, है ना. Their job as well as defined regular feedback are required so that their long-term interest is served. Our statement describes step in the one of the function of management. मैनेजमेंट का एक फंक्शन, तो प्लानिंग फंक्शन है. उसमें कौन कौन सा स्टेप क्लास किस किस स्टेप की बात कर रहा है मुझे बताओ. 44. आप मुझे बताओ क्लास. एवरी एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो ट्रेनिंग. देयर जॉब वेल डिफाइंड एंड अंडरगो फीडबैक और प्रोवाइडेड सो दैट देयर लॉन्ग टर्म. तो ये क्या कर रहा है क्लास? एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को चेक कर रहा है, परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि लॉन्ग टर्म में उनका प्रमोशन किया जा सके. तो मेरे हिसाब से डी है इसका, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट. ही हैज़ डिवाइज वेरियस वे टू नो द रिएक्शन ऑफ एम्प्लॉय और अवर स्टेटमेंट हाईलाइट वन द एलिमेंट इन द इन्वॉल्व कम्युनिकेशन प्रोसेस. सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, है ना, और नॉइज, डिकोडिंग, फीडबैक. तो ये कौन सा है क्लास? हिट वेरियस वे टू नो द रिएक्शन, एम्प्लॉय का रिएक्शन. मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ भाई, तुम्हें समझ आया, फिर मैं तुम्हारे शकल को देख रहा हूँ कि तुम्हारी शकल ही बता देगी तुमको समझ आया कि नहीं आया, है कि नहीं. तो ये क्या है? फीडबैक लेने की बात चल रही है. तो 45 का डी. 46. एम्प्लॉय ऑफर्ड शेयर्स एट लोअर प्राइस. बहुत सिंपल है क्लास, ईसॉप होता है. ये रहा ईसॉप, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या को पार्टनरशिप. Employees are given individual autonomy and reward for performance. Identify the need satisfied through Maslow need hierarchy theory. तो कौन से नीड की बात कर रहा है? एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दिया जा रहा है क्लास फॉर अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, ऑटोनॉमी दी जा रही है. तो ये किस टाइप की नीड है क्लास? तो ये स्टीम नीड है, जहाँ पे क्लास रेस्पेक्ट मिल रहा है कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो. आपको एक क्लास सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, मेडल दिया जा रहा है, क्लास अवार्ड दिया जा रहा है. तो ये आपकी रेस्पेक्ट ही तो हो रही है इससे. ऑल द कम्युनिकेशन मस्ट बी रिकॉर्ड इन फील्ड इन द ऑफिस. फाइल्ड इन द ऑफिस. विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब. तो ये मेरे हिसाब से तो फॉर्मल कम्युनिकेशन. 48 का डी. एम्प्लॉय आर गिवन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड रिवॉर्ड परफॉर्मेंस, है ना, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड दिया रहा है. विच नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इज हाईलाइटेड. तो ये क्या है क्लास? एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, जहाँ पे क्लास अवार्ड सर्टिफिकेट देते हैं वो सब एम्प्लॉय रिकॉग्निशन के अंदर आता है. लास्ट क्वेश्चन है क्लास कि मूर्ति ऑलवेज मोटिवेट हिज टीम एंड इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ मोटिवेशन स्कीम इन ऑर्गेनाइजेशन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज बीइंग पोजेस्ड बाय मिस्टर मूर्ति. तो ये कौन सा स्किल है? कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंटीग्रिटी. तो मोटिवेट कर रहा है तो मेरे हिसाब से मोटिवेशन स्किल 50 का बी. एंड फाइनली क्लास हमने एक एक करके 50 के 50 क्वेश्चन इजीली समय पे बना लिए. उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. आपने देखा होगा असर्शन रीजन एक भी क्वेश्चन नहीं है. टफ क्वेश्चन मतलब अगर मैं बात करूँ 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ लगे होंगे तुम्हें. मतलब मैं समझता हूँ हर एक बच्चे के 40 आउट ऑफ 40 आने चाहिए. अगर नहीं आए तो उसका एक ही रीज़न है क्लास, आपको दुख हो रहा होगा अभी कि अरे यार ढंग से पढ़ा नहीं, अरे हाँ यार ढंग से देखा नहीं, ढंग से पढ़ा नहीं, कुछ और समझ बैठे. क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो क्लास. नहीं तो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही है, उसको अच्छे से कर लो. और उम्मीद है आप सबके 35 तो क्वेश्चन सही गए होंगे आउट ऑफ 40. मुझे कॉमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर बताओ. वीडियो अच्छे लाइक करना, शेयर करना अपने सारे के सारे दोस्तों. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.